Hello, friends, ladies and gentlemen. Today, there is one more interview. A man known Ashish Agrawal got selected in SSC CGL as a divisional accountant. Now, would like to mention his achievements before all of you. Now the achievements are: let me clear, क्योंकि आशीष जी के कई क्षेत्रों में चयन है, तो थोड़ा सा मेरे को आपको बताना होगा। First of all, many great congratulations on his great success. 2019 का जो रिजल्ट आया उसमें मिस्टर आशीष अग्रवाल ने प्री में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में इंग्लिश में 191 आउट ऑफ 200, फाइनल मार्क्स हैं 663 आउट ऑफ 700, ऑल इंडिया रैंक 710 और एमपी में जो रैंक है वो 18th है। इसके अलावा इनका एक और रिजल्ट है जो अवेटिंग में, वो है एसएससी सीजीएल 2010-20। इनके जो प्री में इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं वो है आपके 47.5 आउट ऑफ 50 और मेंस में 190 आउट ऑफ 200। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके? सर अभी ये रॉ स्कोर अभी इसका आएगा, अभी रॉ स्कोर है, फाइनल आना है। इसके अलावा इनके और भी जो अचीवमेंट्स हैं वो है जैसे एसएससी आपका CHSL 2020, इंग्लिश में इनके नंबर हैं 47.5 आउट ऑफ 50। एसएससी CHSL 2019, इंग्लिश में इनके मार्क्स हैं 50 आउट ऑफ 50। अच्छा, इसके अलावा एसएससी CHSL 2080, इसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हालांकि ये बाकी के सभी रिजल्ट्स वेटिंग में हैं। इनके मार्क्स आए थे वहां पर 45 आउट ऑफ 50 और एक एग्जाम और मैंने इनके लिए दिलवाया था जिससे कि इनको प्री की आदत पड़े कि कैसे निकाले जाते हैं। फाइनली तैयारी तो बंदा जो कर रहा था वो एसएससी सीजीएल की कर रहा था। बट मैंने इनसे 2018 में बोला कि आप स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम दीजिए, तब इन्होंने स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम था 2018 वाला, उसमें इनका ग्रेड सी में सिलेक्शन हुआ। हालांकि ये स्टेनोग्राफर नहीं थे तो इसके टेस्ट देने के लिए नहीं पहुंचे, परंतु इनके जो मार्क्स थे वो थे 82.5 आउट ऑफ 100। ये इनका एक सफर रहा, काफी सुंदर सफर रहा। तो आपके सामने है आज आशीष अग्रवाल जो आपके लिए कुछ जो प्रश्न होते हैं मेरे, उनके ही आपके लिए जवाब देंगे और बेबाक और बिंदास तरीके से आप बच्चों के लिए ये जवाब देंगे। तो आशीष जी सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं यहां पर। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, क्या हैं। जी सर, मेरा नाम सर ने बताया आशीष अग्रवाल है। मैं आप जैसे ही सभी जैसा साधारण स्टूडेंट था। मैं शर्मा सर का स्टूडेंट रहा हूँ। शर्मा सर से मैंने इंग्लिश पढ़ी है पूरी, और पूरी तैयारी मैंने शुपरी से ही करी है, शर्मा सर के गाइडेंस में करी है। सीजीएल की बारे में शर्मा सर ने समझाया था। पहले मैं दूसरे एग्ज़ामों के बाद तैयारी कर रहा था, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और मार्क्स मेरे सर ने बताया सबके, मेरे जितने भी एग्ज़ाम है 6 एग्ज़ाम मैंने आज तक दिए हैं, 6 में मार्क्स बताया। अभी मेरा जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है
वो CGL 19 में हुआ है और उसमें 710 मेरी रैंक आई है और टोटल स्कोर 663 और मध्य प्रदेश में रैंक मेरी 18 आई है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो इंटरव्यू है आखिर ये करवाया क्यों जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? जी सर, इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मैं जो हूँ, मैं स्टूडेंट की समस्या समझता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, पिछले 4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट को क्या क्या समस्याएं आती हैं। कई बार प्रॉपर नॉलेज नहीं पाती, कई बार मिसगाइडेड हो जाता है बच्चा, कई बार टीचर ही मिसगाइड कर देते हैं, कई बार और तरह तरह की समस्या आती है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, और मटेरियल नहीं मिलता, रिसोर्सेज नहीं मिलते, टीचर नहीं मिलते प्रॉपर। तो उन सब समस्याओं को आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे इंटरव्यू में। आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू ये होने वाला है। मेरा अगला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है कि आखिर बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करे? किस बच्चे को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है ऐसा आदमी जिसके घर में पैसा है, धंधा आने से वो संपन्न है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके तो माता पिता उसको कुछ ना कुछ काम करवा ही देंगे। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसके घर में या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पढ़ाई के अलावा और कोई तरीका नहीं है। कई बार पैसे के अलावा कईयों साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि मुझे खुद की पहचान चाहिए। तो इस प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल और इमोशनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो पढ़ाई है। पढ़ाई आपको दुनिया की किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकती है। ये सर का ही ज्ञान है, सर ने मुझे दी थी, और ये मेरे आज भी जब मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे आज भी लाइन लिखी हुई है कि पढ़ाई आपको दुनिया की किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकती है, आपको आपकी पहचान दिला सकती है पढ़ाई। तो ऐसा कोई बच्चा जो अपनी पहचान बनाना चाहता है, जो नौकरी पाके अपने माता पिता को गौरव महसूस करवाना चाहता है, जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करना चाहता है, जो समाज में इज्जत पाना चाहता है, ऐसा कोई भी आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है, आपके सामने आखिर इनमें से कौन सी समस्या है? मेरे साथ सर सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए थी आइडेंटिटी क्राइसिस। आदमी की पहचान उसके माता पिता, मेनली पिता के नाम से होती है, या मेनली पिता के नाम से ही दुनिया उसको जानती है। तो मेरे संग मुझे ये था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है अपने नाम से। और बाकी फिर और समस्या सबके साथ जो आती हैं, इमोशनल समस्या, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल समस्या, सब कुछ थी। तो उसी कारण मैं इस फील्ड में आया। वेरी गुड। कुल मिला के आपका जो सफर रहा वो कांटों से भरा हुआ रहा। जी सर। क्योंकि कुछ चीजें हम सबके सामने एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि कई चीजें पर्सनली जो मैं जानता हूं वो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता। व्हाट आपने उस कांटे की राह पर चलते हुए जो सफलता अर्जित करी और आगे की तरफ आप जो अर्जित करेंगे, मुझे तो अभी भी आपकी ये जो सफलता है बहुत छोटी नजर आती है। अभी आप और आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपका कैरियर चल रहा है और जिस हिसाब से आप किसी अपने गुरु को फॉलो करते हैं, जिस हिसाब से आप अपने शिक्षक की बात मानते हैं, आपने शायद बेशुमार मेरी डांटें खाई हैं। आपने मुझे 2 बार भगाया है। तो इंटरव्यू में खुल्ला कह रहा हूँ, और मेरे संग जो बच्चे पढ़ते थे उनको भी पता है शर्मा सर ने मुझे 2 बार भगाया। एक बार पहले भगाया था, उसके बाद मैं तैयारी छोड़ दी थी, 2-3 साल के लिए कुछ भी नहीं किया था। और दूसरी बार जब तैयारी करी थी तो 1.5 साल लगभग मैंने सर से पढ़ा था, उसके बाद ही मुझे भगा दिया था। देखिए, if you want to get through, first of all discipline is required. Now you have been well disciplined and the result is before you. देखिए, टीचर की डांट में बहुत बड़ा प्यार छिपा हुआ होता है, और जो टीचर व्यापारी हैं वो बच्चे के लिए कभी नहीं डांटेंगे ना, आपसे उल्टा बोलेंगे, मिसगाइड करेंगे। वो आपके लिए ये कहेंगे कि बेटा ये और बेटा वो, ताकि आप उससे क्वेश्चन ना करें। खैर, आगे का सफर, आगे के क्वेश्चन आशीष जी के साथ। तो आशीष, अगला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है, तैयारी शुरू कैसे करें और ऐसा कौन सा माइंडसेट है जिससे अपन चलें? हाँ सर, मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, बच्चे को गुमराह कैसे करते हैं।
जैसे मान लो आपको कोई टीचर के पास आप गए या किसी के पास भी गए, तो उसको अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज की तैयारी करवानी, जैसे उसको आपसे एमपीपीएससी की तैयारी करवानी है, तो वो क्या बोलेगा कि एसएससी में नौकरी नहीं आती, व्यापम में नौकरी नहीं आती। अगर उसको एसएससी करानी हुई तो बोलेगा एमपीपीएससी में नौकरी नहीं आती, वहां सिलेक्शन नहीं होता। वो हमेशा दूसरी चीजों की बुराई करेंगे। और इसका मैं आपको प्रमाण बताता हूँ, वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, वहां जाओ, वहां देखो, रोज नई वैकेंसी आ रही है, रोज नौकरी आ रही है, नौकरी की कोई कमी नहीं है, सिलेक्शन हो रहे हैं। हमारे जैसे मुझ जैसे ना जाने कितने ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से भी हो रहे हैं और पूरी दुनिया भारत देश से हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट अभी लास्ट मंथ में सीपीओ का रिजल्ट आया, लड़का था सैलिस धाकड़, 5 सिलेक्शन हुए वो लड़के के, 5 सीपीओ, स्टेनोग्राफर का निकला, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का निकला, एक और अब तो मुझे याद भी नहीं है उसके कितने निकले, उसके भी आप ही की तरह 4-5 निकले। कौन कहता है कि नौकरी नहीं मिलती? कौन कहता है कि नौकरी नहीं मिलती? आपको एक प्रयास करना होगा, लेकिन प्रयास में बहुत अधिक ईमानदारी की जरूरत होती है। आप सोचे कि खेलते खेलते जॉब ले लें तो इम्पॉसिबल है, आपको सिटिंग देना पड़ेगी। और प्लीज कोचिंग्स के भरोसे कभी नौकरियां नहीं लगी, गलतफहमी में ना रहे आप। कोचिंग केवल और केवल एक गाइडलाइन हो सकती है, आपका इंडिविजुअल एफर्ट है। मैं आज भी कहता हूं, ठीक है आशीष मेरे लिए बोल रहे हैं कि शर्मा सर की बदौलत, ठीक है मैंने उसके लिए एक गाइड का काम किया। व्हाट अगर कहीं आप मेरे से रियलिटी सुनना चाहते हैं तो वो उस बच्चे का अपना खुद का हार्ड वर्किंग है, उसकी खुद की डिलीजेंसी है, तब उसको इतनी सक्सेस मिली है। पढ़ाता तो मैं सबको बराबर हूं, कुछ ही क्यों चयन होते हैं। कमरे में बैठ के उसने अलग से समय दिया है, उसने फॉलो किया है अपने टीचर को। टीचर अगर कहीं समझा रहा है, उसको बच्चा गाली देता हुआ बाहर निकल रहा है, अरे गुरु को गाली दोगे सक्सेस मिल ही नहीं सकती भाई। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन और कहना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। और सर बच्चों को ऐसे मिसगाइड किया जाता है कि शिवपुरी में टीचर नहीं है उपलब्ध या कुछ नहीं है। मैं खुद बताता हूँ, मैं शर्मा सर के पढ़ता था और शर्मा सर के दूसरे बच्चे जो उनसे पढ़ के चले गए, वो कहीं मिलते थे तो बोलते अरे क्या शर्मा सर के पढ़ रहे हो, कोई पढ़ा सकता है क्या, वो नहीं पढ़ा सकता। मैं उनसे यही कहता था कि ऐसी तुम्हारी गलत फहमी है कि शिवपुरी में इंग्लिश के टीचर उपलब्ध नहीं है। शर्मा सर मतलब एसएससी की फील्ड में, सीरियल की फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। और मेरे नंबर बता रहे हो, मैंने ना कहीं और भी नहीं पढ़ा, मतलब मेरे दोस्तों से पूछ लेना, पूरा मैं शिवपुरी में रहा हूँ और पूरा इनसे पढ़ा है। तो ये जो गुमराह करते हैं ना लोग, तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आओ। टीचर अवेलेबल है, बस जो सच बोले उसके पास जाओ, डांट मत सुनो। मैंने बहुत गालियां खाई हैं, 1.5 साल में पढ़ा, 1.5 साल मैंने बहुत खाई हैं। देखिए होता क्या है, मैं आपको शर्मा सर बहुत स्ट्रिक्ट है, बात सच है कि वो लेट आने नहीं देंगे, आलतू फालतू हरकत करने नहीं देंगे। क्यों करने नहीं देंगे? क्योंकि वो जेन्युइन टीचर है। अब होता क्या है आशीष, एक्चुअली मैं अकेला घिरा रहता हूं सब लोगों में, चौतरफा विरोध। लेकिन तुमने देखा होगा मैंने कभी किसी की चिंता नहीं की, क्योंकि मैं व्यापारी बना ही नहीं, मैं व्यापारी कभी बना ही नहीं हूं। सही बात है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके जो कर्मों के फल हैं वो आपको नेक्स्ट बर्थ में भुगतने होंगे। मैं किसी के बच्चे का अपनी आंखों के सामने बैठ के जीवन नष्ट नहीं कर सकता। 700 रुपए में, 800 रुपए में, 1000 रुपए में अपना जमीर नहीं बेच सकता। जिन्हें बेचना है वो बेचें, मुझे उनकी परवाह भी नहीं। बात है सर, भुगतते हैं। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यहाँ बड़ी एक टर्म चलती है प्रोफेशनल टीचर है, प्रोफेशनल टीचर है। विश्वास मान लो, जो आदमी अपने आप को प्रोफेशनल टीचर बोल रहा है, उसके बाद तो पढ़ने ही मत जाओ। वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। तुम प्रोफेशनल टीचर के पास चले जाओ, खुद को अगर शान से बोला ना, मैं शान से मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, बिल्कुल मत जाओ। उसके पास जाओ जो पर्सनल टीचर है, जो तुम में ध्यान ले, जिसको पता हो कि इस बच्चे की क्या समस्या है, इसके घर की क्या हालत है, और मुझे इसको निकालना है। मुझे आज भी याद है, मतलब 1 घंटे की अगर कोई फीस ले रहा है तो वो 1 घंटे ही पढ़ाएगा, उससे कम पढ़ाएगा। हमारा एकमात्र ऐसा बेस था सर कि 10 से 11 टाइम था सर, 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी करते थे कि तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो कभी भी ये ध्यान रखो कि जो अपने आप को बहुत प्रोफेशनल टीचर बता रहा है उसके पास मत जाओ। टीचर चुनना बहुत जरूरी है। गुरु मैं कहता हूँ यार, मेरा सिलेक्शन हुआ है तो सर के कारण हुआ है।
अगला पॉइंट है, क्या अपना टारगेट बार बार बदलना चाहिए? लोग जरा जरा में अपना टारगेट बदल देते हैं। इसके लिए टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहती है, बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, हाँ। या बच्चे के फ्रेंड्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मैं इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ सर। इसकी समस्या क्या है, सबसे पहले मैंने शिवपुरी में देखा है, शिवपुरी में बच्चे करते क्या हैं, लड़के होंगे ना तो सबसे पहले MPSI की तैयारी शुरू होती है और कोचिंग से पहले जिम लगती है। अब और लड़कियां होंगी तो वो बैंक की तैयारी कुछ भी। अब कोचिंग पे गए, मान लो अगर वो GS की कोचिंग में चले गए ना तो सबसे पहले GS की कोचिंग वाला उनका माइंडसेट चेंज करेगा कि MPPSC की तैयारी में घुसेड़ देगा, या किसी भी कोचिंग में गए तो वो उस पर्टिकुलर तैयारी में कर देगा। तो सबसे पहले MPSI से शुरू करी, फिर वो MPPSC में घुस गया, फिर थोड़ी देर बाद अकल आई 1-1.5 साल बाद कि यार MPPSC तो अपने बस की नहीं है, फिर वो व्यापम में चला गया, व्यापम की 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई, फिर वो SSC स्टेनो में आया, फिर वो कहीं आया। तो उसने क्या किया, बार बार अपनी टारगेट चेंज करता रहा, और उससे होता क्या है सर कि सफलता से आप उतने दूर होते चले जाओगे। जैसे कि मैं उदाहरण से समझाता था, आपको ग्वालियर जाना है, आप चलते जा रहे हो 50 किलोमीटर तक पहुंच गए, फिर आपको लगा कि यार अभी तो ग्वालियर आ ही नहीं रहा, तो लौट के शिवपुरी चलो, आप गुना तरफ चलेंगे। इसकी जगह आप उल्टा 50 किलोमीटर लौट के 50 उस तरफ आगे बढ़ जाते तो ग्वालियर पहुंच जाते, मंजिल मिल जाती। लोग जो टारगेट चेंज करते हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या। तभी मैंने बोला कि टारगेट एक बार बना होगा, आपने सोच लिया SSC CGL आपका टारगेट है तो वो है, चाहे वो कुछ भी हो, MPSI टारगेट है तो वो है, और फिर दिन रात सुबह शाम सपनों में भी वही दिखना चाहिए। और कुछ तैयार, जैसे मेरा CGL टारगेट था, सर ने एग्जाम बहुत दिलवाए, लेकिन मैं सर से यही कहता था कि वो CGL ही निकालनी है और कुछ नहीं निकालना। अब अगला क्वेश्चन है, टारगेट सेट हो गया, हाँ, अब आगे कैसे बढ़े? और मेन क्वेश्चन है इसमें, मिसगाइड होने से कैसे बचे? मैं बताता हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली बच्चा गलत नहीं होता, उसको जो मिसगाइड किया जाता है मात्र चंद रुपयों के लालच में, उसको जो मिसगाइड किया जाता है, एक्चुअली करता कौन है मैं बार बार कहना नहीं चाहता, आप भी समझदार हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए, ये मिसगाइड होने से किस तरीके से बचे अपन? मैं बताता हूँ। क्योंकि मिसगाइड तुम हुए हो। मैं हुआ हूँ, बिल्कुल हुआ हूँ। आप हुए मिसगाइड, आपको मिसगाइड किया गया था। जी सर। Am I right? जी सर। वो हमारी और आपकी पर्सनल चर्चा है कि आपको कहीं PSC में लगा दिया, कहीं ये कर दिया, कहीं वो कर दिया। मिसगाइड तो आप भी हुए थे 6-7 महीने के लिए। जी सर। ठीक है ना? तो आप बताएं कि मिसगाइड होने से कैसे बचे? मिसगाइड होने से कैसे बचे? मिसगाइड होने का सबसे अच्छा तरीका, बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले टीचर की जेन्युइनिटी जान लो। अकेले बोर्ड पे लिख देने से कि हम UPSC, MPPSC, SSC, व्यापम, MPSI, NDA, CDS सब पढ़ाते हैं, उससे ये नहीं हो जाता कि वो पढ़ाते हैं। किसी का फोटो छाप देने से नहीं होता कि जरूरी नहीं है वो बच्चा उसका हो। पहले जान लो कि क्या वो सच में उसका सिलेक्शन है टीचर का कि नहीं है, क्या सही में उसने पढ़ाया है, और क्या जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ा रहा है, क्या उनके यहाँ से कितने उस चीज़ के सिलेक्शन हुए हैं। कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, शर्मा सर के ही पढ़ो तो पहले देख लो कि ये शर्मा सर के यहाँ सिलेक्शन हुए हैं क्या। मैथ भी पढ़ रहे हो तो ये देख लो जिसके यहाँ मैथ पढ़ो उसके यहाँ मैथ से सिलेक्शन होते हैं क्या। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप तैयारी CGL की कर रहे हो, उनके यहाँ से कांस्टेबल निकल रहे हैं तो आप पढ़ने चले जाओ। तो सबसे उसका तरीका ये है कि आप वेरीफाई कर लो कि टीचर तो आपको मिसगाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और 90% टीचर बिजनेसमैन होते हैं, ये सच्चाई है। बात सही है। ये 10% व्यवसाय हो चुकी। अगर आप 10% के पास पहुंच गए, मैं भी पहुंचा, 1 साल भटकने के बाद पहुंचा, तो आपकी सही किस्मत बदल जाएगी। और अगर आप वहीं फिरते रह गए तो बस बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में टाइम सबसे कीमती चीज़ होती है। जितना टाइम बढ़ता जाएगा ना आपका तैयारी का, उतने सिलेक्शन के चांस कम होते जाएंगे। मैंने सही, मेरे को सर 21 साल 20 साल की उम्र में मिल गए तो मैंने आज 24 साल की उम्र में निकाल लिया। यही हो सकता है 24 साल की उम्र में मिलते तो शायद सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि 26 साल की उम्र तक आप इतना फैमिली प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, ना जाने क्या क्या आ जाएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो इसलिए मिसगाइड होने से बिल्कुल बचना है, बहुत सोच समझ के हर चीज़ चुननी है। सबसे पहले एग्ज़ाम भी अगर चुनना है तो सोच समझ के, हर कोई हर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता है। मैं खुद की बोल रहा हूँ, मेरी SSC निकली है, मैं ज़िंदगी में UPSC नहीं निकाल सकता। सच्चा ये कि मेरा GS में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे 50 में 17 नंबर आए थे GS में, SSC में अभी। हाँ,
50 में से 17 नंबर। 20 से ऊपर कभी मेरे नंबर नहीं गए जीएस में, और मेरे को जीएस बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना मैं जीएस पढ़ पाता, और शर्मा सर से भी, शर्मा सर ने जीएस पे ही मंगाया था। हाँ, मैंने इनको बोला कि भाई जीएस की क्लासेस आप जाइए, तो ये बोला जीएस की क्लासेस क्या है, जीएस वीएस मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा क्लास में से उठो और बाहर निकलो, सिलेक्शन नहीं होगा। निकाल दिया इसको मैंने क्लास के बाद, फिर खैर दोबारा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, भाई देखो मेरा उद्देश्य अलग रहता है, मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि अ स्वैलो डजंट मेक अ समर। अकेला अंग्रेजी सफिशिएंट नहीं है, मुझे मालूम है जीएस भी जरूरी है, मुझे मालूम है मैथ्स भी जरूरी है, आगे की बात समझना है। तो मैं वही है ना कि मैं अगर कहीं लालची हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट को केवल प्रीफर करूंगा। मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि बंदा जो है, जो भी है उसका, वो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, मतलब जो उसके कंसर्न सब्जेक्ट है वो पूरे के पूरे ढंग से तैयार होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब प्रॉपर स्ट्रेटजी बताइए कि तैयारी हम कैसे करें। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बोलिए जी। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट बहुत बड़ी चीज है, इस पर मैं पूरा समझाता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, मान लीजिए आपने एसएससी का सीजीएल एग्जाम चुना, ये मेरा टारगेट है, तो अब सबसे पहले आप उस एग्जाम को एनालिसिस करो कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं प्री में और मेंस में, और साथ में ये देखो कि उनके मार्किंग कितनी है। जैसे आप एसएससी को देखोगे तो एसएससी में 700 नंबर के पेपर में से 250 की इंग्लिश और 250 की मैथ आती है। अब आप खुद ही सोचो 50 नंबर की जीके आती है, और 50 नंबर की जीके में आप पूरे दिन के 10 घंटे में से 5 घंटे जीके पढ़ रहे हो, क्या वो सही है? क्या नहीं है वो सही। तो आपको सबसे पहले एग्जाम जो चुना है उसका एनालिसिस करना है कि इसमें कौन सी चीज कितने नंबर की आती है, किसका कितना वेटेज है, और उस हिसाब से देना है। अगर आपने एसएससी चुना है तो सबसे ज्यादा इंग्लिश और मैथ को ध्यान दो, जीके तो गई, जीके छोड़ दो, और उसके बाद सबसे जरूरी प्रीवियस ईयर का ट्रेंड, वो भी देखना जरूरी है कि जिस टीचर के पढ़ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाबा आदम जमाने की चीजें पढ़ा रहा है। क्योंकि पहले जमाने में 4 वर्ड 10 वर्ड 6 वर्ड के एरर आते थे, आज आ रहा है 25 वर्ड के एरर। हाँ, तो चेंज तो बहुत हुआ है। हाँ, तो अगर ऐसा तो नहीं है कि वो 1998 के सेट लग रहे हैं, वो चीज गलत है। और इसका इलाज है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक में जो ऑनलाइन मॉक होंगे उसमें बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आएंगे, उसमें वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां टेस्ट बुक चला रही है, ग्रेड अप चला रही है, सब वर्क ही वही है, उनका काम ही यही है, वो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल देंगे। आप जहाँ तैयारी करो, एक काम करो, ऑनलाइन मॉक देके देख लो। ऑनलाइन मॉक में पूरी पिक्चर साफ हो जाती है, आपकी जितनी रैंक आ रही है, जो परसेंटाइल आ रही है। और वो भी बता देता हूँ, अगर 98 के नीचे परसेंटाइल आ रही है ना किसी भी मॉक टेस्ट में, आप भूल जाओ। इस समय इतना कट्टर कंपटीशन है, मेरी किसी भी मॉक टेस्ट में 99 के नीचे परसेंटाइल नहीं गई, उसके बाद मेरी 710 रैंक आई है। 710, उसके बाद 710 आई है। अगर ये मेरी रैंक अगर 2000 के नीचे होती ना, तो जनरल कैटेगरी से तो कोई मतलब ही नहीं निकलता इस इंटरव्यू का, होता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वर्सेस हिंदी मीडियम। हाँ, ये सीबीएसई वर्सेस एमपी बोर्ड, और गांव का छात्र वर्सेस शहर का छात्र। क्वेश्चन को समझ लेना। क्या कोई किसी से पीछे है? कोई किसी से पीछे नहीं है, कोई भी। मैं बता रहा हूँ, जब मैं सर के आया था तो मुझे ये नहीं पता था एंग्जियस को मैं एनएक्सियस बोलता था। और मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये बच्चों की गलत फहमी होती है, सब कुछ शुरू से ही पढ़ना पड़ता है। कंपटीशन की दुनिया अलग है। आपको लगता है कि हम जो पढ़ के आ गए वो इससे कुछ नहीं है, आपको पूरा सबसे बड़ी गलती बच्चे पता क्या करते हैं सर, वो अपने आप में मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमें इंग्लिश नहीं आती। और जब तक मानोगे नहीं, जब तक सीख नहीं पाओगे। मैंने माना पहले कि नहीं आती, तब तो सीखा। जो मानने को ही तैयार नहीं होगा वो नहीं सीख पाएगा। और ये जो तुमको लगता है ना कि हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट अगर तुम्हें लगता है तो किसी से पीछे हो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरी बहन हिंदी मीडियम में ही थी और अभी बहुत अच्छी जॉब कर रही है, वो भी मेरी स्टूडेंट, सर की स्टूडेंट है वो भी, प्रतीक्षा। हाँ, तो nowadays she is enjoying at Pune, Bangalore, right? जी सर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे एमपी बोर्ड का हो, हर बच्चा सीजीएल निकाल सकता है, हिंदी मीडियम का भी, एमपी बोर्ड का भी और गांव का भी, और कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। तो ये तो आप किसी भी टीचर की गुमराह में आना ही मत, टीचर इस पर भी गुमराह कर देगा तो उससे क्या निकलेगा। नहीं, देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ, मैंने एक चीज और देखी, बहुत, जैसे मान लो मेरे 600 सिलेक्शन है मिनिमम,
तो इसमें मैंने ये देखा कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है ना, उनकी संख्या ज़्यादा रही, क्योंकि वो इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सीखे। इंग्लिश मीडियम वाला जो होता है ना, वो मानने को तैयार नहीं होता। वही जो मैंने बात होती, मानने को तैयार नहीं होता, जबकि वो इस चीज़ को नहीं जानता कि ये कंसेप्चुअल इंग्लिश बिल्कुल अलग होती है। इसको सिस्टमैटिक ही पढ़ना पड़ता है, इसमें स्पीकिंग का कोई रोल नहीं होता। राइट ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और था, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दें कि ये क्या है, इसको लड़के लड़कियां जो है इससे दूर रहें। आगे की बात समझ गया मैं। और हल्का सा एक और चीज है, आजकल एक ट्रेंड और आ गया है, दोस्ती यारी, इशारे में बोलूंगा। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा कि क्या, तो थोड़ा सा इशारों में आप समझाने की कोशिश। सबसे पहले मैं अपनी बता देता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, आज की तारीख में सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दो और व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दो। लोग कहते हैं मैं व्हाट्सएप डिलीट नहीं कर सकता ज़िंदगी में, मेरे उसमें बहुत मैसेज पड़े, भूल जाओ। अगर सिलेक्शन चाहिए कर दो डिलीट। सिर्फ एक टेलीग्राम चलाओ, पढ़ने वालों के लिए सिर्फ टेलीग्राम और यूट्यूब होता है, कुछ नहीं होता। और यूट्यूब पे से भी टी सीरीज और ये सब हटा दो, तो मैं गाने नहीं सुनने, उसमें पढ़ाई वाले चैनल सब्सक्राइब कर लो, पहली चीज़। और जितने भी बच्चे, होता क्या है, दिन भर बस फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगे, और इसके सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फालतू की चीज़ें जा रही हैं, जो डेटा आपको ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो इंस्टाग्राम पे दिन भर न्यूज़ आ रही है कि फालतू की कुछ भी न्यूज़, तो वो आपके काम की ही नहीं है, फिर भी वो आपके दिमाग में जा रही है। तो ऐसी फालतू की चीज़ों से आपको बचना है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, मेरी बात मान लो, आज के दिन डिलीट कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपके पास कुछ करने को ही नहीं बचेगा तो पढ़ोगे ही ना। आपको पैसा तो कमाना नहीं है, वो आपके माँ बाप कमा रहे हैं। आप दिन भर बैठ के क्या करते हो, घर पे फेसबुक, इंस्टा ये चलाते हो, व्हाट्सएप, तो ये बंद करो। और इसमें दूसरी चीज़ों में बता देता हूँ, जो सर कह रहे थे, ये रिलेशनशिप वाला काम। देखो भाई, जितने भी लड़के हैं और लड़कियाँ, रिलेशनशिप एक एज पे आके, जब तुम्हारे पास जॉब हो, तुम सेटल्ड हो, तब तो सब सही है, मैं उसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तुम कई तो नाबालिग होते हैं, 18 साल से छोटे तैयारी शुरू करते हैं। और उन आजकल लोगों में रिलेशनशिप बहुत कॉमन है कि गर्लफ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड होना। पर ये बात याद रखना, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप इन चीज़ों में पढ़ोगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और बेरोजगार से कोई शादी नहीं करता, कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होती ना। बेरोजगार लड़के से लड़की शादी करेगी, और अगर लड़का सिलेक्ट हो गया तो फिर वो बेरोजगार लड़की से शादी नहीं करेगा, दोनों को सर्विस वाले चाहिए। तो भाई मेरी बात मान लो, ये लोग, मेरे दोस्त भी नहीं सुनते ये बात, पर मैं कह रहा हूँ सीरियस एस्पिरेंट अगर सुन रहा है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद कर दो, रिलेशनशिप खत्म कर दो। पढ़ना है सिर्फ टेलीग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब में ही पढ़ाई वाले चैनल। अब भी हाल तेरे इस वर्ड से इसमें डिसलाइक आ जाएंगे। अभी डिसलाइक आते। हाँ, डिसलाइक जो कर रहा है ना, वो ना समझ है, वो अभी समझ नहीं रहा। मैं तुमसे 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 24 साल का हूँ, जहाँ तक जो देख रहा हूँ उनसे मैं बड़ा हूँ। तो भाई मेरी बात मानो, मुझे अनुभव है। कंपटीशन किस लेवल पर चल रहा है ना, अभी तुम लोगों को एहसास नहीं है। मेरे 663 आए हैं, जिसके 660 नंबर आए ना, उसकी 900 रैंक आई है। 3 नंबर पर 200 रैंक खिसक गई। ये समझते ही नहीं है ना, मैं समझा के ये लोग समझ नहीं रहे बात को। जिस दिन समझ जाएंगे ना कि क्या कंपटीशन चल रहा है, वो नहीं। बच्चे दिल्ली में आप जाओ, मुखर्जी नगर, किताब यहाँ से यहाँ नहीं हो रही, दिन भर पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, रजिस्टर भर दिए। मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं सर कि अकेली मैथ प्रैक्टिस करने में एक पूरी कॉपी, मेरी भर गई एक पूरी कॉपी, मैंने अभी बेची 25 किलो रख दी। एक लड़का था भरत लाक्षका, दिल्ली गया हो, मैंने उसका प्री निकलवा दिया इंग्लिश स्टेनोग्राफर। चूंकि मेरे पास डिफिशियंसी ऑफ टाइम थी, तो चूंकि मैं इंग्लिश का स्टेनोग्राफर भी हूँ, मैं उस केस को हैंडल कर सकता था, बट मैं उसको इंडिविजुअल टाइम नहीं दे सकता था। और मेरी एक आदत है, जिस काम को मैं परफेक्शन के साथ नहीं कर सकता उसको मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे पास परफेक्शन वाली बात नहीं है, मैं उसको परफेक्ट टाइम नहीं दे सकता था। मैंने उस लड़के को दिल्ली के लिए सजेस्ट किया। तुम्हें भी शायद बोला होगा मैंने, मैथ्स और तो सबसे पहले ही मैं सर के पास जाके बोलता हूँ, सर एसएससी तैयारी करनी, सर बोलते दिल्ली चले जाओ। भाई देखो, मैं डिसऑनेस्टी, मुझे मालूम है कि इंग्लिश तो मान लो मैंने तैयार करा दी, इस बंदे का मैथ्स और जीएस का क्या होगा। और एक और बात बता दूं,
मैं आशीष वही वाली बात, मैं झूठ नहीं बोल सकता, भूखा मरना पसंद करूंगा, बट झूठ बोलना मुझे मुझे आज भी याद है सर ने यही बोली थी कि दिल्ली चले जाओ। मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं एक विद्यार्थी के साथ झूठ नहीं बोल सकता। मैथ की कोचिंग भी सर की वजह से ही रही कि सर ने बोला प्रूडेंस पे चले जाओ मैथ पढ़ने, और हमारी किस्मत ऐसी रही सर ने भेजा, वो 6 महीने हम पढ़े, उसके बाद वो कोचिंग लॉकडाउन वगैरह जो हो गया, अमित यादव वो चलाते प्रूडेंस चल रहा था। अमित यादव ग्वालियर वाला लड़का, जी सर, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन मानो, बहुत बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन, बहुत शानदार लड़का है वो। हाँ। ठीक है, बहुत शानदार लड़का है, और जब भी आता है तो मेरे से मुलाकात होती रहती है। और मैंने तुमसे बोला था कि तुम मैथ्स के लिए कहां पर चले जाओ, प्रूडेंस चले जाओ, और देखो आपके सामने वो रिजल्ट भी निकल के आ गया। प्रूडेंस पे इंग्लिश भी पढ़ाते थे, अब बताओ कोई इंग्लिश का टीचर वहां भेज देगा? देखो एक बात बता दो, मेरे को ऑनेस्टी चाहिए, वहां इंग्लिश भले ही चल रही थी, लेकिन एक बात बता दो, क्या मैं वो इंग्लिश के चक्कर में तुम्हारा सिलेक्शन रोकता? आज तुम यहाँ बैठे होते, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होता? कभी नहीं बैठा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक ईमानदारी आपको रखनी ही होगी, एक ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। मुझे मालूम था कि वहां पर इंग्लिश चल रही है, बट तुमने क्लास नहीं लिया, ठीक है, एक। लेकिन अगर कि मैं तुम्हें वहां नहीं पहुंचाता तो आज तुम यहाँ नहीं। बिल्कुल नहीं होता। मैंने शिवपुरी में ही मैथ पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ का क्या लेवल है, वहाँ का क्या चल रहा है। आजकल तो सब यूट्यूब हो गया है, तो ये चीजें बदल रही हैं, लेकिन आप तो यूट्यूब पे देखो, आप जिसके कोचिंग पढ़ते हो ना, एक काम करना, उसी टॉपिक की यूट्यूब पे डालना कि इस टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ के देखता हूं मैं, आपको अंतर ना दिख जाए। और यूट्यूब पे तो इतना सा पढ़ा रहे हैं, मतलब ओरिजिनल का। यूट्यूब तो क्या है कि वो उनका वो रहता है, बड़े बड़े चैनल है कि पेड वाले तक ले जाने के लिए, पेड वाले तक ले जाने के लिए दिल्ली का अच्छे एक्सपर्ट हैं उस पर, इस बात में कोई दो मत नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सही टीचर को हम कैसे चुने, वो टीचर से गुमराह होने से कैसे बचें? आगे की बात समझना, इस पर आप अपना, जो ज्यादा मीठा बोले उससे दूर रहो, पहली चीज। अगर आपसे बोल रहा है ना ज्यादा मीठा बोल रहा है, आपको दिख रहा है कि आपके टेस्ट में से 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद भी अरे बेटा तू IAS बनेगा, बिल्कुल दूर हो जाओ, ऐसा टीचर बिल्कुल गलत है। हमारे सर जी कहते थे कि इंग्लिश में अधिकतम 1 नंबर कटना चाहिए, और वो भी नहीं कटना चाहिए। मुझे आज भी याद है, आप बोलते थे। मेरी लड़ाई उल्टी चलती है। हाँ, मेरी लड़ाई चलती है 100 में से 98 आए तो 98 तो ठीक है, ये दो का जवाब दे दे मुझे कि हाँ। ये 2 कहां गए, या तो तेरी गलती है या फिर मैंने तुझे नहीं पढ़ाया। भाई हम जब तक वो 1 नंबर और 2 नंबर पर डिस्कस नहीं करेंगे ना, तब तक हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो में सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये बात बिल्कुल हमें 98 प्लस चाहिए। मैं इसकी एक और चीज बताता हूँ सर, आजकल बच्चे को होता क्या, मैं समझाता हूँ। SSC का एग्जाम है, उसका प्रीलिम्स होता है ना, उसकी कट ऑफ जाती है 200 में से 130 नंबर। और क्या आपको लगता है कि 130 नंबर जिसके आ रहे हैं वो सिलेक्ट होगा, या 131 जिसके आ रहे हैं सिलेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्ट होगा इसके 170 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स में तो 1.5 लाख बच्चे निकाल रहे हैं, फाइनल थोड़ी 1.5 लाख, फाइनल जनरल की 3000 वैकेंसी आ रही है बस। बिल्कुल, यू आर राइट। तो होता क्या है कि बच्चा प्रीलिम्स में निकल गया, उसके नंबर बहुत कम है, उसको लगता है कि देखो इस टीचर ने तो सिलेक्शन करा। अरे आशीष, बच्चे को समझने ही नहीं देते 2 साल तक, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि ये भला क्या है, ये कंपटीशन है क्या, नॉर्मलाइजेशन क्या है, प्रीलिम्स में कितने आए हैं, मेंस में कितने थे, उसको 2-3 साल तक समझने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि कहीं वो समझ गया तो ज्ञानी हो जाएगा, और ज्ञानी हुआ तो फिर फिल इन द ब्लैंक है, अपने हिसाब से सब लोग भर सकते हैं, वहां मुझे बिजनेस कर सकता है, बिजनेस खत्म कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष के सामने। आशीष, अगला क्वेश्चन है मेरा, ऑनलाइन टीचर वर्सेस ऑफलाइन टीचर। आज का एक बड़ा ये कंट्रोवर्शियल मैटर चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो थोड़ा सा इसके ऊपर एक आप मैं बताता हूँ, जस्ट गिव अ लाइट टू दिस पॉइंट। हाँ, ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? एक तो इससे भी सबसे बड़ा चल रहा है कि लोग मिसगाइड होने से बच रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि असल में पहले क्या होता था, पहले जो दिल्ली चला जाता था आज से 4 साल 5 साल पहले, उसका तो सिलेक्शन हो जाता था, और जहाँ से जो ढंग के टीचर वहाँ पहुँच जाता था उनका हो जाता था, बाकी लोग बैठे रह जाते थे। ऑनलाइन से हुआ क्या है कि आपको वो टीचर जो प्रॉपर सही टीचर है वो मिल रहे हैं। अब आपने पूछा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, इसमें बहुत वो है।
अगर आप डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो ऑनलाइन वीडियो, तो ऑनलाइन से पढ़ो। बच्चे ऑनलाइन से क्या करते हैं, घर में रजाई में लोटे हुए और ऑनलाइन वीडियो बढ़िया चल रही, यूट्यूब जैसी देख तो चल रही। अरे मैं तुमने यूट्यूब जैसे वीडियो देख ली, नोट्स बनाए नहीं, प्रैक्टिस करोगे कैसे? सवाल आपने नोट ही नहीं करे, आप क्या रिवाइज करोगे? तो अगर ऐसा आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी है। जाओगे तो कम से कम पढ़ोगे, रजिस्टर बनाओगे। ऑनलाइन कोचिंग उन पर्टिकुलर चीज़ों में अच्छी रहती है, जैसे छोटे चीज़, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, ऑनलाइन कहाँ अच्छी रहती है वो भी मैं बता देता हूँ। एसएससी के बारे में बता देता हूँ, बाकी मुझे जीके से कोई मतलब नहीं है, ना मैं एमपीपीएससी की जीके की बोल रहा, ना यूपीएससी की जीके की बोल रहा। एसएससी की जीके का तो मैं ये बोलूँगा, कोचिंग लगाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप किसी भी, आप लोग जैसे देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा, यूट्यूब पे एनालिसिस होते हैं। कोई भी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स हुआ एसएससी का, तो उसका एनालिसिस होता है कि बच्चों के, सब बच्चों के कितने नंबर आए, एवरेज नंबर कितने आए। तो आप उसमें जाके देखोगे ना, तो जीके में बच्चों का एवरेज 22 नंबर निकल के आएगा सर 50 में से, यानी एवरेज बच्चा 22 नंबर स्कोर कर पा रहा है। अच्छा, और जब आप पेपर देखोगे तो पेपर में कम से कम 9 से 10 सवाल, 25 में से 10 सवाल करंट के आ रहे हैं, गारंटेड 10, बिल्कुल। आप कोई, और मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो आप एक काम करो, सारे प्रीवियस ईयर की पीडीएफ पड़ी हुई है ऑनलाइन, आप कोई पीडीएफ निकाल लो, उसमें करंट के सवाल गिन लो कि कितने करंट के सवाल आए। 9 सवाल तो मिनिमम मिलेंगे और 10 भी मिल सकते हैं, और 3 सवाल ऐसे मिलेंगे जैसे किसी राज्य का गवर्नर पूछा, तो वो भी इनडायरेक्टली करंट का ही सवाल है, वो स्टैटिक नहीं है। तो कम से कम 10 से 12 सवाल करंट से रिलेटेड आ रहे हैं, और करंट कोई टीचर नहीं पढ़ाता, ऑफलाइन के बहुत, शायद एक आध टीचर हो ऑफलाइन का जो करंट पढ़ाता, उनको खुद ही नहीं पता होती। उनसे जाके पूछ लेंगे ना, करंट कोई नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एसएससी के जीके के लिए मुझे लगता है कि टीचर की कोई ज़रूरत है। ऑनलाइन कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। कोई भी एक वेबसाइट से आप करंट पढ़ना शुरू करो, जैसे कि अड्डा नाम से एक वेबसाइट है, अड्डा 24/7, उस पर करंट अफेयर्स आते हैं। एसएससी का जब एग्जाम होना होता है ना, जैसे मान लो दिसंबर में एग्जाम है, तो नवंबर महीना छोड़ दो, उसके आपको नहीं पढ़ने। नवंबर के पहले के 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सिर्फ 4 महीने करंट पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बच्चे क्या गलती करते हैं, जिस दिन से तैयारी शुरू करी उसी दिन से करंट पढ़ रहे हैं। अरे क्या पढ़ रहे हो, जब तक तुम पेपर दोगे जब तक तो वो करंट ही पास हो चुका होगा, खत्म हो जाएगा उसका। वो करंट सिर्फ उस 4 महीने का पढ़ना है, एग्जाम से पहले का। और कैसे पढ़ना बता देता हूँ। अड्डा 24/7 पे जाओ, वहां से डेली करंट अफेयर्स पढ़ो। इसके अलावा इतना आपने कर लिया, प्रॉपर नोट्स बनाने। मैं अभी अपनी कॉपियां नहीं ला रही, तो मैं सबको कॉपियां दिखाता है कैसे मैंने नोट्स बना रखे करंट के। लोग मुझसे कहते हैं कि तू उल्लू है, कहा के नोट्स बना रहा है। और उसके बाद मैं अभी एक कहानी और सुनाऊंगा, तो कि उल्लू है कहा के नोट्स बना रहा है, तो मैं तो बनाया, प्रॉपर नोट्स बनाए। अच्छा, एक बात और बता दूं, हर आदमी को पहले उल्लू ही कहा जाता है। मुझको तो कितनों ने कहा उल्लू, कहा मुझसे, बोला तू टाइम पास कर रहा है, तू घर का पैसा उड़ा रहा है, तू मक्का है, तुझे कुछ नहीं करना। और 2 दिन से फोन ही फोन आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। 2 दिन से हर कोई ये कह रहा है बेटा हमें तो यही उम्मीद थी यार, बचपन से बताते थे हम तो। ये दुनिया का नियम है। एवरीवन सैल्यूट द राइजिंग सन, उगते सूरज को नमस्कार करती है। एक मिनट, इसमें करंट में और बोल, बिल्कुल बोलिए। तो करंट में आपने अड्डा से कर ली, और इसके बाद आप मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। जैसे मैंने जिस चैनल से पढ़ी वो मैं बता देता हूँ। मैंने राहुल मिश्रा सर एक जल जला नाम से उनका वीडियो आता है, इस समय वो ऑलिव बोर्ड नाम के चैनल पे पढ़ा रहे हैं, पहले एग्जाम में पढ़ाते थे। तो वहां से आप उस मंथली को कर लो। डेली की आपने अड्डा 24/7 से कर ली, और मंथली आपने आप वीडियो से रिवाइज कर लिया। इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके 11 सवाल सही होंगे। और मैं बताता हूँ, अभी ये तो मैं 19 में सिलेक्ट हुआ हूँ, 2020 में CGL 20 में मेरे जीके में 22 नंबर आए हैं, और 11 सवाल सही किए मैंने। 11 के 11 करंट के सवाल हैं, स्टैटिक सवाल की जरूरत ही नहीं है सर। तो इसका मतलब यही है। और स्टैटिक जो एसएससी पूछ रही है ना, वो इतनी हटके पूछ रही है, आप देख लोगे ना कि ना वो लूसेंट से सॉल्व हो रही सर, ना वो कहीं से सॉल्व हो रही। सबसे अच्छा है जीके में, अगर आपको एवरेज नंबर लाने 22 जो मैं स्कोर कर पाया, बस करंट पढ़ो, कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। एसएससी में कोई वेटेज नहीं है जीके का। मैं इंग्लिश पढ़ो, वो इंग्लिश सिलेक्टिंग फैक्टर है। देखिए सेंट्रल का तो मैंने ये देखा, कोई भी एग्जाम है ना तो इंग्लिश उसमें बहुत रोल है सर। अगर कहीं इंग्लिश आपकी पुअर है तो आप सेंट्रल की नौकरी तो भूल ही जाएं, नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और हो रही है, वही जो एसएससी वाले हैं वही व्यापम का एग्जाम देते हैं। तो पता है क्या होता है इनके साथ में घटना,
कि वो एसएससी वाले हैं ना, वो व्यापम की जगह और खा जाते हैं, और ये है ना खड़े के खड़े रह जाते हैं जो व्यापम की तैयारी कर रहे होती हैं। अब जैसे 1 मिनट के लिए मान लो एमपीएसआई की वैकेंसी आएंगी, और वो जो लड़का सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहा है वो एक पिक्चर बना देगा 2 मिनट में आगे। अब एक लड़का एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, अब वो एमपीएसआई का या कोई अन्य एग्जाम देने आया, वो पिक्चर बना के 2 मिनट में लंबा हो जाएगा। 28 लाख का कंपटीशन है मध्य प्रदेश में, तो कितनी 4 लाख 5 लाख फॉर्म डालेंगे बस। जब वो आते हैं देने के लिए, हाँ आते हैं, अच्छा उन्हें मजा आता है काय में सीट खराब करने में, उन्होंने कहा चलो कम से कम एक और प्लस लेंगे। खैर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, क्या सिर्फ सैट पेपर से काम हो जाएगा क्या, या डिटेल्ड में पढ़ना होगा? मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये शिवपुरी में एक बहुत जबरदस्त चलन है। हाँ चक्कर क्या होता है, सेट पेपर, आप सेट पेपर समझना मेरी बात आशीष, एक तो होते हैं ऑनलाइन वो लगाना, और दूसरे वो रखे रखा है सन 98 अजय के सिंह, वो अजय के सिंह, दुनिया भर के सेट पढ़ाते हैं। अब हो क्या रहा है उससे, जैसे मान लो एसएससी स्टेनोग्राफर वाले हैं और वो देने गए उन्हीं के माध्यम से, समझना, उसमें कम से कम नहीं तो 600 पेज, और नंबर आए उनके कितने 72 और 73। अरे 300 की कोई किताब ढंग से पढ़ लो, 98 नंबर आ जाएंगे, 98 मार्क्स आ जाएंगे, सही बात है, और 600। और सेट पेपर यदि लगाओ तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन लगाओ। व्हाट, लेकिन चूंकि यू आर अ सिलेक्टेड स्टूडेंट, hence you are requested to mention the points। सबसे पहले मैं ही बताया, What about the सेट पेपर? मैंने आज तक जिंदगी में सेट पेपर नहीं लगाया। क्या कह रहा है? मेरे और कोई, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, YouTube पे वीडियो अपलोड हो रही है, आप मेरे घर आ जाओ, पूरी तरह से ले लो, अगर सेट पेपर की किताब मिल जाए तो। मेरे पास सिर्फ 2 किताबें, इंग्लिश की लूसेंट और आर एस अग्रवाल, तीसरी किताब नहीं है मेरे पास इंग्लिश की। तो सेट पेपर ऑनलाइन, वो उसको आप, वो सेट पेपर नहीं है, वो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, हाँ राइट राइट, हाँ वो मॉक टेस्ट, हाँ सिर्फ मैंने टेक्स्ट बुक के लगाए ऑनलाइन, वो क्योंकि वो आपको चेक कर, आप सेट पेपर लगा लोगे। सेट पेपर में होता क्या है सर, एग्जाम में एक किसी टॉपिक से सवाल आया, दूसरा किसी टॉपिक से आया, आप प्रॉपर्ली पढ़िए कि इंग्लिश का फॉर्मेट ही है कि इंग्लिश आपको प्रॉपर्ली पढ़नी पड़ेगी। अगर पहले सिंटैक्स पढ़ना है तो पहले सिंटैक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर अगर नाउन पढ़ना तो नाउन ही पढ़ना पड़ेगा, उसका एडजेक्टिव एडवर्ब। आप सोच रहे हो कि हम तो सब खिचड़ी सा पढ़ लें मिक्स, को नहीं होगा भाई। और वही बात आ जाएगी कि आप नंबर कितने ले आओगे, आप ले आओगे 100 में से 70 नंबर, 75 नंबर, प्रीलिम्स की कट ऑफ निकल जाएगी, फाइनल में आउट हो जाओगे। एक्चुअली अपने यहाँ पर क्या है कि ये जो कंपटीशन का जो पढ़ाती है ना, ये एक्चुअली कंपटीशन की ग्रामर नहीं पढ़ा पाती, ये केवल और केवल जो +2 की होती है ना, उसी को पढ़ा के और उसी से डायरेक्ट सेट पेपर लगवाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा फाइनली जाके 70 और 75 के बीच में रुक जाता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे, बच्चा वही सिलेक्ट हो रहा है बेचारा, या तो वो किसी अच्छे टीचर के पास हो, नहीं तो वो पर्सनल घर पर बैठ के अपनी तैयारी करे, खुद की मेहनत करे। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहे। दूसरी बात ये भी है सर कि जरूरी नहीं है कि जो सिलेक्शन दिखा रहा है वो सीधा सिलेक्शन। और मैं तो एक, हाँ, जो सिलेक्शन दिखा रहा है उसका सिलेक्शन, मैं तो बल्कि बच्चों से ये कहूंगा कि जब अगर कहीं गलत नाम लिखाई आता है ना सिलेक्शन, जाके बोलो भाई ये गलत है, ये मेरा सिलेक्शन नहीं है, मैं यहाँ पढ़े नहीं हूँ, मैं बाहर इंदौर में पढ़े, तो बोलो इंदौर में। ऑनेस्टली बोलो, क्यों भाई तुम लोग करते नहीं हो, उससे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अभी आपको एहसास नहीं है कि नाम का क्या वो होता है, मिसगाइड हो जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर ऑनलाइन लगाओ सेट पेपर, और 2 किताब पढ़ो। मेन चीज है रूल पढ़ना, पहले आप पूरे रूल तैयार कर लो अच्छे से, उसके बाद कैसे सवालों को होगा सॉल्व, बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक। आगे 1-2 क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन है, मोटिवेटेड कैसे रहे, फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचें, पेशेंस कैसे रखें, और मेन चीज है लोगों के जो ताने हैं ना उससे कैसे बचें। इसका सबसे पहली मैंने बता दिया, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप बंद कर दो ना, दुनिया आपको दिखेगी। थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट जाओ, सिर्फ अपने उस स्टूडेंटों में रहो जो पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ने वालों से। ये बात याद रखना हमेशा, तुम कैसे हो, तुम जिन 5 लोगों में तुम बैठ रहे हो ना, उनका एवरेज निकाल लो। जैसे मैं हूं तो मेरे सब पढ़ने वाले दोस्त है सर, मेरा एक दोस्त पीएनबी में पीओ बन गया, एक एसबीआई में पीओ बन गया, और एक आईसीआईसी बैंक में काम कर रहा है। तो आप एक से एवरेज निकाल लो। बच्चे, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीने वालों के संग फिरोगे ना, आप भी बीड़ी सीख जाओगे। हालांकि मेरे जो दोस्त है उन्होंने दिल्ली और इंदौर यहाँ से तैयारी करी, मेरे संग तो मेरे को यहीं से करनी थी, बाउंडेड था तो मैंने यहाँ से करी। लेकिन ये सही है, सबसे पहले अगर आपको फालतू लोगों की बात से बचनी, अपने घर में बैठो, क्या करना किसी से बात करके यार।
उतना घर का काम करो, किराने का सामान लाना बोलाओ, जो घर के जरूरी काम लड़कों के होते हैं उतना काम करो, अपने घर में पढ़ाई करो ना। ये सब बंद कर दो। सोशल मीडिया दुनिया का, सोशल मीडिया पे सर अपनी दुनिया का बेस्ट पार्ट भी एडिट कर करके लोग डालते हैं और अपन उसको देख के सोचते हैं यार ये तो ट्रिप पे जा रहा है, ये तो मजे कार खरीद रहा है, और अपन उसको सोच के दुखी होते हैं यार ये क्या हो गया। पर असलियत में वो सब फर्जी होता है सर। किसी की कार के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवा दो उससे, तो इससे बचो। अब रहा मोटिवेशन, देखो भैया मोटिवेशन अपनी खुद की स्थिति से आता है, क्या बात है, और कहीं से नहीं आता। अगर आपको लगता है ना कि आप ये व्हाट्सएप पे रोज मोटिवेशन के वो फोटो आते हैं या यूट्यूब पे, अपनी स्थिति से आता है मोटिवेशन कि मुझे अपने घर का कुछ सही करना है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, और कहीं से नहीं आता मोटिवेशन। ये दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत और सच्चाई है। लोग आप मोटिवेशन के वीडियो सुनते हैं, कहीं ये कहीं फलाना, 5 मिनट को तो जब आ जाते हैं, लेकिन 6वें मिनट में जब भूखे होगे ना तो अपने आप खाना ढूंढने लग जाओगे। बस दैट्स सच्चाई है। और बाकी कभी हार से मत हारो, जीतते वो ही हैं जो हार नहीं मानते। और अगर असफलता मिल रही है ना तो उससे मत डरो। एक बहुत अच्छा शेर है कि गिरते ही हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों पे चले। जो लड़ रहा है ना वही हारेगा। आपने एसएससी का एग्जाम दिया, मैं सीएचएसएल 18 में आउट हूँ, मैं स्टेनो 18 में आउट हूँ, भले सर ने मेरे नंबर लिखे पर मेरा फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मैं घर पे बैठ के रोने लगता क्या? मैं तो लड़ता रहा ना। आपको फाइटिंग स्पिरिट रखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे सिलेक्शन करना है, और जीतेगा वही जो हार नहीं मानेगा। हार बिल्कुल मत मानो। आप सही पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ, आत्ममंथन कर लो। आदमी जब 2 मिनट बैठ के सोचता है ना सर कि मेरी सच्चाई क्या है, हर किसी को अपनी सच्चाई पता होती है, भले वो खुद से कितना झूठ बोल ले। स्टूडेंट को ये चीज समझ जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और पोस्ट, इसकी पोस्ट कौन सी है? जी सर मैं बता देता हूँ। होता क्या है, अपने यहाँ सीजीएल के लिए अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये सवाल है। एसएससी सीजीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए। प्रीलिम्स होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। मेंस होगा, उसमें मैथ और इंग्लिश आएगी, और इसके बाद एक ऐसे राइटिंग का पेपर और होता है। तो इसमें मेनली सर इंग्लिश और मैथ का रोल होता है, उसमें भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको अगर तैयारी करनी है तो एक तरफ से तैयारी शुरू करो, मैथ और इंग्लिश से। जैसे आपको पहले अगर इंग्लिश पढ़नी है तो पहले इंग्लिश, मैंने ऐसी तैयारी करी है सर। पहले 1.5-1.25 साल मैंने इंग्लिश पढ़ी आपसे, उसके बाद लगभग 6 या 7 महीने मैंने मैथ ही मैथ पढ़ी है। उसके बाद ये छोटे रीजनिंग टॉपिक मैंने निपटाया, जीके मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं है। तो एक तरफ से आप तैयारी करो, सुकून से तैयारी करो, जल्दीबाजी मत मचाओ। ये शर्मा सर भी कहते हैं पेशेंस शुरू में रखनी पड़ेगी। भाई होता क्या है, मैं आपको बताऊं आशीष, बच्चा ये सोचता है कि 3 और 4 महीने में नौकरी लग जाए। वो बहुत बड़ी गलतफहमी है सर, कभी नहीं होता। बड़ी मूर्खता होती है उसकी कि 3 और 4 महीने में असंभव ये है, मैं बता नामुमकिन है। वो तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई एकाध केस हो जाए तो हो जाए कि उसकी किस्मत ही बहुत तगड़ी शानदार थी। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी में किस्मत कोई साथ नहीं देती, बिल्कुल नहीं देगी। ध्यान रखना, इतने जबरदस्त पेपर होते हैं उसमें कि किस्मत का कोई काम ही नहीं होता। एक पेपर में हार्ड वर्किंग 4 चरण हो रहे हैं पेपर, कहाँ तक किस्मत साथ देगी। और मैं यही बताता हूँ, किसी को बहुत जल्दी जॉब चाहिए ना तो वो बैंकिंग सेक्टर में चले जा, क्योंकि एसएससी में तो एग्जाम प्रोसेस ही 2.5 साल की है। 2.5 साल है। बैंकिंग में तो ये है कि जल्दी 3-4 महीने में एग्जाम हो जाता है। लेकिन उसकी समस्या ये है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से तो मध्य प्रदेश में ही पूरे में बैंकिंग के टीचर ही नहीं है। वो उसकी उस लेवल के टीचर चाहिए। रीजनिंग टफ आती है, इंग्लिश टफ आती है, उसकी रीजनिंग इतनी खतरनाक आती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। खैर, आशीष के साथ हमने बहुत ही सुंदर बातचीत की, काफ़ी बिंदास तरीके से आशीष ने मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच आशीष, आपके लिए भी जी सर, और आप आगे भी तरक्की करते रहें। थैंक यू वेरी मच।